जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में हम लोग झारखंड के एक और जिला हजारीबाग के बारे में जानेंगे और ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का एक भाग है और हजारीबाग को हजार बागों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। और हजारीबाग के साथ साथ आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में जानेंगे जो झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई और साथ ही साथ दोस्तों कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में भी जानेंगे जो हजारीबाग से संबंधित हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं हजारीबाग के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम लोग पहले मैप पर आते हैं। जैसा कि हर क्लास में हम लोग करते हैं कि जिलों के बारे में अभी तक आपने कौन कौन से जिले पढ़ लिए हैं इसको भी हम लोग देखते हैं। अगर आपने उस क्लास को नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में मैं सारे वीडियो को अपलोड कर दी हूँ, वो सारे प्लेलिस्ट एक बार में सारा आप देख जाइए और ये सारे आपके क्लासेस बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएंगे। तो चलिए और हम लोग जानेंगे ये जो आप देख रहे हो यही है हजारीबाग। झारखंड के मैप में झारखंड के उत्तर में आपको हजारीबाग मिलेगा। और पिछले क्लास में आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं तो रांची के बारे में मैंने बता दिया है, खूंटी को मैंने पढ़ा दिया है, सिमडेगा के बारे में भी, खेल नर्सरी जो है इसके बारे में, एल्बर्ट एक्का की नगरी गुमला के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लोहरदगा के बारे में बता दिया है जहां के किसको प्रखंड से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं ये औरंगा नदी और ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। तो लोहरदगा भी आप पढ़ लिए हैं। आप धनबाद के बारे में पढ़ लिए जिसको कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। स्टील सिटी बोकारो के बारे में भी आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। कुछ जानकारी अधूरी रह गई थी जिसको मैं आज की क्लास में पूरा करूंगी बोकारो से संबंधित। हजारीबाग आज आप पढ़ने वाले हैं तो हजारीबाग और गिरिडीह भी आप पढ़ चुके हैं दोस्तों। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में बोकारो, धनबाद और गिरिडीह आपने पढ़ लिया है। आज की क्लास में हजारीबाग पढ़ेंगे और कल की क्लास में हम लोग कोडरमा के बारे में जानेंगे। लेकिन अब हम लोग जिला से संबंधित राज्य के बारे में जानेंगे, कौन से राज्य के साथ ये सीमा साझा कर रहा है। जैसे झारखंड के बारे में आपको पता है कि उत्तर में कौन सा राज्य है, उत्तर में झारखंड के बिहार राज्य है। तो हजारीबाग किस राज्य के साथ सीमा लगा रहा है तो हजारीबाग दोस्तों बिहार के साथ ये सीमा लगा रहा है। साथ ही साथ अब हम लोग जिलों पे आते हैं कि किस किस जिला के साथ हजारीबाग अपनी सीमा को साझा कर रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कौन सा जिला है तो ये है कोडरमा। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ कौन सा जिला है तो ये गिरिडीह, इसके साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है। फिर आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ कौन सा जिला है तो ये है बोकारो, बोकारो के साथ भी सीमा लगा रहा है। फिर आप देख रहे हैं ये कौन सा जिला है तो ये है रामगढ़, रामगढ़ के साथ अपनी सीमा लगा रहा है। आपने देखा दोस्तों हजारीबाग रांची के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है। फिर आपने देखा दोस्तों कि ये चतरा जो है इसके साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो चलिए हम लोग जिला का नाम याद करते हैं और सीरीज से याद करते हैं। कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, रांची, फिर चतरा, इन सभी के साथ हजारीबाग अपनी सीमा लगा रहा है। और उत्तर में कौन सा है तो उत्तर में बिहार के साथ अपनी सीमा लगा रहा है। तो चलिए अब हम लोग हजारीबाग के बारे में कुछ और भी जानकारी लेते हैं। चलिए एक एक करके। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हजारीबाग की स्थापना कब हुई थी। ये वर्ष था दोस्तों हजारीबाग की स्थापना का, ये वर्ष था 1834 ईस्वी। कौन सा तो 1834 में हजारीबाग की स्थापना हुई थी। 1833 ईस्वी में विल्किंसन रूल बना था और हजारीबाग को, यहाँ पर बाघ बहुत ज्यादा थे दोस्तों, इस कारण से हजारीबाग को हजार बागों का शहर के नाम से जाना जाता। अब हम लोग इसके क्षेत्रफल की बात करें तो हजारीबाग का जो क्षेत्रफल है वो है 4313 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, 4313 किलोमीटर स्क्वायर। अब हम लोग इसके प्रमंडल की बात करते हैं कि आखिर इसमें ये कौन से प्रमंडल में आता है तो ये आता है दोस्तों झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। प्रखंडों की संख्या कितनी है यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर कितने प्रखंड है तो 16 प्रखंड है। अनुमंडल की संख्या कितनी है तो यहाँ 2 अनुमंडल है, एक हजारीबाग अनुमंडल है और एक बरही अनुमंडल है। तो यहाँ अनुमंडलों की संख्या 2 है। मृदा शोध संस्थान आपको कहाँ मिलेगा तो हजारीबाग में मिलेगा। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ मिलेगा पदमा में, वो भी हजारीबाग में है। दोस्तों हजारीबाग से एक नदी प्रवाहित होती है, उस नदी को कहते हैं बराकर नदी, यहीं से निकलती है बराकर नदी।
और बराकर किसकी सहायक नदी है? तो ये दामोदर की सहायक नदी बराकर है। और बराकर कहां से निकलती है? तो पद्मा से निकलती है बराकर नदी, और ये हजारीबाग में है। और दामोदर की ये बराकर सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी। और इसके भी घाटियों में आपको क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा। अभ्रक, यहाँ पर हजारीबाग के खनिज के बारे में हम लोग बात करते हैं, यहाँ कौन कौन से खनिज मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको अभ्रक मिलने वाला है, क्योंकि हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा आपको अभ्रक यही मिलेगा। यहाँ पर आपको कोयला भी मिलेगा दोस्तों, और अन्य खनिज भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और हजारीबाग का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत ज्यादा है, इसलिए क्योंकि हम लोग अगर झारखंड के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो शुरुआत करते हैं हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में, जब आदि मानव का समय था। उस समय में यही हजारीबाग के क्षेत्र में इसको नामक स्थान से यहाँ से हम लोगों को शैल चित्र दीर्घा मिला है, उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे एक एक करके। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुमंडलों की संख्या यहाँ 2 है, हजारीबाग और बरही। और यहाँ पर प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 16 प्रखंड आपको मिलेंगे दोस्तों वर्तमान में। अब यहाँ से जो प्रमुख नदियां आपने जान लिया, दामोदर और बराकर जो है यहाँ से निकलेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हजारीबाग के बारे में कुछ और भी जानकारी। दोस्तों यहाँ पर आपको हजारीबाग अभ्यारण्य, तो हजारीबाग में कौन सा अभ्यारण्य है? तो हजारीबाग अभ्यारण्य। झारखंड में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो यहाँ पर 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसमें से एक हजारीबाग अभ्यारण्य का भी नाम आता है। कहीं कहीं पर दोस्तों गौतम बुद्ध अभ्यारण्य को बताया जाता है कि वो हजारीबाग में है, लेकिन जेपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है, तो उन्होंने आंसर किया था आयोग ने कि ये कोडरमा में है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको दिखेगा कि ये आपको गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये हजारीबाग में है। चलिए अब हम लोग कुछ और भी जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर एक पुस्तकालय है दोस्तों, जिस पुस्तकालय का नाम है जन कथाकार प्रेमचंद्र पुस्तकालय। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि जन कथाकार प्रेमचंद पुस्तकालय झारखंड के किस जिला में है, तो वो कहां पर हो जाएगा? तो दोस्तों ये हजारीबाग में हो जाएगा। आप जिस चित्र को देख रहे हैं, अब आपको मैंने बताया था कि आप यहाँ आज की क्लास में कुछ ऐसे भी लोगों के हस्तियों के बारे में जानेंगे जो झारखंड के हजारीबाग से संबंधित हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण महिला के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जिनका चित्र आप देख रहे हैं। इनका नाम है दोस्तों सरस्वती देवी। क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है सरस्वती। आप पढ़ने इतिहास में आपने इनके बारे में पढ़ा है। अविभाजित बिहार में सबसे पहले जो महिला जेल गई थी वो यही थी दोस्तों, सरस्वती देवी। और इनका जन्म हुआ था हजारीबाग में ही वर्ष 1901 में। और केदारनाथ नाम के एक व्यक्ति से इनका विवाह हुआ था, और इनके जो पिताजी थे वो हजारीबाग में ही एक स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। तो सरस्वती देवी के यहाँ हमेशा क्रांतिकारियों का या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए लोगों का आना जाना लगा रहता था। तो उनके सोच से ये काफी प्रभावित हुई थी सरस्वती देवी। और झारखंड के भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जब असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, सभी आंदोलनों में ये शामिल रहे थे। लेकिन दोस्तों हजारीबाग की जो धरती है ना, ये कुछ और भी चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बारे में मैं आपको बता दूं, आपने नाम सुना होगा जयप्रकाश नारायण का। तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो इसी हजारीबाग के जेल में स्वतंत्रता संग्राम के समय में थे, और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में इनको यहीं के जेल में रखा गया था। और 9 साथियों के साथ ये हजारीबाग के जेल से वो फरार हो गए थे, जयप्रकाश नारायण। तो हजारीबाग से उनका भी संबंध रहा। क्रांतिकारी गतिविधियों में भी ये बहुत ज्यादा लिप्त था। और 1857 ईस्वी की क्रांति में हजारीबाग की क्रांति का नेतृत्व जो थे वो सुरेंद्र शाही, जहां तक मुझे याद है, उनके द्वारा यहाँ पर उनका नेतृत्व किया जा रहा था। हाँ, सुरेंद्र शाही के द्वारा यहाँ पर नेतृत्व किया जा रहा था। और रांची वो पहुंचे अपने काफिले को लेकर के, अपने विद्रोही लोगों को लेकर के। और चलिए, कोनार डैम, आपको झारखंड में कोनार डैम कहाँ मिलने वाला है? तो वो यही हजारीबाग में मिलने वाला है। चलिए, अब झारखंड में सूर्यकुंड मेला ये कहाँ लगता है? सूर्यकुंड एक गर्म जल कुंड है दोस्तों, और ये मेला यहाँ पर लगता है गर्म जल कुंड में, सूर्यकुंड मेला।
तो ये सूर्य कुंड मेला कहाँ लगेगा और ये कब लगता है? तो दोस्तों ये मकर संक्रांति के समय में ये सूर्य कुंड मेला लगता है और ये भी आपका यहीं पर है हजारीबाग में। नरसिंह स्थान मेला कहाँ लगेगा? तो इसी हजारीबाग में नरसिंह स्थान मेला लगेगा। पद्मा का किला कहाँ पर है? तो इसी हजारीबाग में पद्मा का किला है दोस्तों। और निर्मल महतो पार्क कहाँ पर मिलेगा? तो हजारीबाग में निर्मल महतो पार्क। हजारीबाग झील कहाँ है? तो हजारीबाग में है। कैनेरी की पहाड़ी हजारीबाग में आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हजारीबाग स्टेडियम भी है, यहाँ पर हजारीबाग में एक स्टेडियम भी है। मोहन आहूजा स्टेडियम कहाँ पर है? इसका आंसर कीजिएगा। देखिए दोस्तों ये जो चित्र आप देख रहे हैं यही इसको का चित्र है, पत्थरों पर बना हुआ। और ये चित्र जो है पूरा पाषाण काल का चित्र है। आपको झारखंड में पूरा पाषाण काल के अवशेष हजारीबाग में मिले हैं और इसमें ऐसे ऐसे चित्र हैं जैसे अंतरिक्ष यान के चित्र, नक्षत्र मंडल के चित्र, भूल भुलैया के चित्र, वो सभी आपको यहीं पर इसको रॉक पर आपको मिलेगा। और ये इसको रॉक कहाँ पर है? तो ये भी दोस्तों हजारीबाग में है और यहाँ से आप लोगों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों सरस्वती देवी कृष्ण वल्लभ सहाय, आपने उनका नाम सुना होगा क्या? कृष्ण वल्लभ सहाय। तो ये भी कहां से संबंधित है? तो हजारीबाग से ही संबंधित है। यशवंत सिन्हा, आपने नाम सुना है ना, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में वो केंद्रीय मंत्री भी हुआ करते थे। तो यशवंत सिन्हा कहां से संबंधित है? तो उनका भी संबंध यहीं पर है, हजारीबाग से ही संबंध है। टेकलाल महतो, इनका संबंध भी हजारीबाग से है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हजारीबाग के बारे में तो आपने जान लिया। अब हम लोग योजना के बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, पिछले क्लास में आपने कौन सी योजना को जाना था? तो आपने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को जाना था। आज की क्लास में आप मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के बारे में जानेंगे, जिसकी शुरुआत तो रघुवर दास ने की थी, लेकिन आगे चल करके इसका नाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकार में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया, सब कुछ हम लोग जानेंगे। लेकिन थोड़ा दोस्तों आप थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत ही अच्छा ऑफर है दोस्तों। इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। हम लोगों के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है कि दिव्या शिकरवार जो है वो यूपीपीएससी में फर्स्ट रैंक उन्होंने हासिल किया है 2022 में। और देखिए दोस्तों ये अनअकैडमी से ही अपनी तैयारी कर रही थी। दिव्या शिकरवार की तरह आप भी हो सकते हो, आप अपने मेहनत के बल पे अगर आप अनअकैडमी के साथ आते हैं तो यहाँ पर बेस्ट प्लेटफॉर्म है बीपीएससी के लिए। 40% ऑफ के साथ आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बीपीएससी का सब्सक्रिप्शन जो है 30 अप्रैल तक आप इस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा ऑफर है। 69 बीपीएससी के लिए 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 24 मंथ का, तो 12 मंथ एक्स्ट्रा मिलता है 8287 का। और एक साल का भी अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक साल आपको फ्री मिल रहा है मात्र 6374 रुपए का, अगर आप 77वां बीपीएससी को टारगेट किया है। अगर आप मेरा ये कोड यूज करते हैं SMRITI स्मृति 10, तो आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है और इस डिस्काउंट में आप लाभ ले सकते हैं। 30 अप्रैल तक ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। उसी तरीके से आप एनसीईआरटी का तैयारी 749 में, 3299 में पीटी मेंस दोनों 70वां बीपीएससी के लिए। आकृति मैम का भी कोर्स ले सकते हैं 599 में। पॉलिटी का बैच बना हुआ है 2249 रुपए में, तो ये भी आप ले सकते हैं। चलिए आज हम लोग आज की क्लास में योजना के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों आज की योजना जो प्रमुख है उसका नाम है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। क्या योजना का नाम है? और आप लोग दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग के कमेंट से ही मैं इस तरीके के कंटेंट लेकर के आ पा रही हूँ। और क्योंकि आप लोग बोलते हो कि मैम इस तरीके के कंटेंट आप डालिएगा तो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और धीरे धीरे करके ये कंटेंट आपके समाप्त हो जाएंगे। जिला अभी तक आपने पढ़ लिया है, बहुत सारे जिलों के बारे में कुछ जिले बचे हुए हैं। इसी तरीके से जिला योजना प्रमुख व्यक्ति सबको मैं आप लोगों को करा दूंगी, तो यहां से एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। बाकी का हिस्ट्री का क्लास 5 से 6 के समय चल रहा है और रात में मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगी। रात में प्रतिदिन आप लोगों का 8 बजे से 8 PM लाइव रहिएगा और 8 बजे से आप लोग के टेस्ट होंगे। हर दिन ये टेस्ट होंगे। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना कब चलाई गया दोस्तों? तो अगस्त 2022 में इसका नाम बदल करके रख दिया गया है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। तो योजना तो चल रही है
लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया। अब नाम बदल के क्या रखा गया है 2022 में, और याद रखिएगा 2022 में किसकी सरकार है, तो हेमंत सोरेन की सरकार है। लेकिन हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार में इसका नाम बदला और रखा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। अब हम लोग मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के बारे में जानेंगे कि आखिर इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों, वर्ष था 2019 में। कब था, 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, तो ये थे दोस्तों रघुवर दास। रघुवर दास 2014 में झारखंड के मुख्यमंत्री बने, 5 सालों का अपना कार्यकाल पूरा किया। 2019 के चुनाव में इनको हार मिली, ये बीजेपी से थे, और अब जेएमएम और कांग्रेस और राजद के गठबंधन की सरकार है, और 2024 का चुनाव होने वाला है अगले ही साल। तो रघुवर दास जो है ये मुख्यमंत्री थे उस समय में जब यही योजना लेकर के आए। आखिर इस योजना का लक्ष्य क्या था, क्यों लाया गया था। कोई भी योजना लाया जाता है तो उसका एक लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, और ये समाज के कल्याण, जैसे गरीब लड़कियों के लिए, बाल विवाह के रोक के लिए, बच्चों में लड़कियों में साक्षरता को बढ़ाने के लिए, लड़कियां शिक्षित हों, कम उम्र में उनका विवाह न किया जाए, नारी सशक्तिकरण के लिए ये योजना आई थी। महिला सशक्तिकरण, गरीब बालिकाओं को अधिक शिक्षित करने के लिए ये योजना आया था। ये लाभ किसको किसको मिलेगा दोस्तों, मतलब क्या कोई भी इसका लाभ ले सकता है, तो नहीं। अंत्योदय वर्ग की सूची में जो परिवार है वैसे ही परिवार को लाभ मिलेगा। राशन कार्ड धारी होना चाहिए, उनके पास राशन कार्ड होना चाहिए, राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए, फिर आयु मतलब उनकी आयु कम से कम 2 वर्ष तक होनी, मतलब कम से कम 2 वर्ष और अधिकतम 20 वर्ष के हों, तो वैसे बालिकाओं को लाभ मिलने वाला है इस योजना के तहत। और भी कुछ जानकारी दोस्तों देखिए यहाँ दिया हुआ है। जब ये योजना आया था मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, तो उस समय में ये योजना जो था ये 30,000 के लिए ये योजना आई थी। लेकिन अभी जो योजना है सावित्रीबाई फुले जो योजना नाम बदल करके 2022 में कर दिया गया है, इसी योजना के तहत अब लाभ की राशि कितनी हो गई है, तो अब 40,000 हो गई है। और जब योजना आई थी उस समय में कितनी थी, तो 30,000 रुपए थी। और ये 30,000 रुपए कैसे कैसे मिलेगा, तो जब बेटी के जन्म पर 5,000 रुपए, पहली कक्षा में दाखिले पर 5,000, 5वीं पास करने पर 5,000, 8वीं पास करने पर 5,000, 10वीं पास करने पर 5,000 और 12वीं पास करने पर 5,000, और 18 वर्ष की जब हो तो उस समय में 10,000 रुपए जो है उनको मिलेंगे। तो ये आपका क्रम था तब जब ये रुपए थे 30,000, लेकिन अब रुपए कितने हो गए हैं, तो अब हो गए हैं 40,000 रुपए। तो अब हम लोग सुकन्या समृद्धि योजना जो है उसको जब पढ़ेंगे तो सुकन्या ये मुख्य सावित्रीबाई फुले योजना जो है उसको जब पढ़ेंगे तो और भी डिटेल जानेंगे। देखिए 27 लाख से ज्यादा परिवारों को लाभ देने के लिए ये मुख्यमंत्री सुकन्या योजना झारखंड में लाया गया था। वर्ष कौन सा था, याद रखिएगा, वर्ष था दोस्तों 2019, ठीक है ना, 2019। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।